नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो जो है मेरा ये लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फ्लैट के बारे में डाला था, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने बात किया था कि वी आर बाइंग अ फ्लैट एट लोन एंड हाउ वी आर पेइंग लेसर देन द प्रिंसिपल अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ सम फ्यू ईयर्स, राइट। तो देखिए, उसके ऊपर कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कुछ डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर, और वही डिस्कशन का एक सार सॉर्ट ऑफ मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। तो देखिए, लोग क्या कह रहे हैं कि आपने अगर घर लोन पे लिया, ठीक है, और आप कुछ उसका रेंट काट के आप उसका ईएमआईज वगैरह भर रहे हो, राइट। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आप ये पैसा म्यूचुअल फंड में डालोगे तो भी फ्लैट के प्राइस से वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये अराउंड सेम या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मेरा पॉइंट क्या क्या है ना कि एक तो इसको ना म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट नहीं करना है ना। आपको दोनों में इन्वेस्टेड रहना है। जैसे आपको जैसे कहते हैं कि वी शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, राइट। तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से तो आपके पास रियल एस्टेट भी होना चाहिए। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरह से नहीं देखें प्रॉपर्टी को, तो भी एक एटलीस्ट एक घर तो आप इससे ले ही सकते हो, राइट। आप लोन पे एक घर तो ले ही सकते हो। तो मतलब अगर मार्केट में तो बहुत सारे वीडियोस और ये चल रहे हैं कि आपके पास घर ही नहीं होना चाहिए, आपके पास केवल म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में पैसे डालते रहो। तो उस नैरेटिव को ब्रेक करके हम ये तो कह ही सकते हैं कि एटलीस्ट एक घर लेना तो बेनिफिशियल है ना। एटलीस्ट ऑल्सो फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए, रियल स्टेट एक ऐसा चीज़ है ना जो कि मुझे लगता है ये बाप दादा के ज़माने से इसको एक वैलिडेशन मिला हुआ है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को वैसे नहीं है कि आप देखोगे कि लोग फ्लॉन्ट भी कर रहे थे तो अपना घर ही तो फ्लॉन्ट करते थे, तो है ना। और अगर आप जो लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, एफ आई आर की, तो उसके लिए आई थिंक आपका घर होना तो ज़रूरी है ही। अगर आपके पास घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, इवन तो आपके पास म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स होंगे, तो भी एक सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व तो है ही। और घर में दूसरी चीज़ हमने कहा था कि आप दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आप लोन को लेवरेज कर सकते हो। विच मीन्स कि आप ये कह सकते कि आपका घर का प्राइस कुछ भी हो सकता। देखिए, यूजुअली घर का प्राइस तो बढ़ता ही है क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू ऐड होता है। अगर वो आप अंडर कंस्ट्रक्शन हो तब तो फॉर श्योर बढ़ ही रहा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वही एक ऐसा चीज़ है जो आप आज बुक कर सकते हो, 2 साल के बाद जब आपको घर मिलेगा तब तक घर का प्राइस बढ़ चुका होगा और फिर भी आप उसे पहले अपने कॉस्ट पे बुक कर चुके हो, राइट। स्टॉक्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक्स में आप कितने भी कन्विंस्ड हो कि आप एक कि मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी आप उसमें 1 करोड़ रुपए नहीं डाल सकते, ना ही कोई बैंक आपको लोन दे सकती है ना, स्टॉक के स्पेकुलेशन के ऊपर। तो एक तो मेरा पॉइंट है कि घर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आपके एसेट्स के लिए ज़रूरी है। दूसरा है कि एक पीस ऑफ माइंड के लिए भी ज़रूरी है। एक ऐसा एसेट है जिसको वैलिडेशन मिला हुआ है बहुत टाइम से। तीसरा और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि म्यूचुअल फंड को मटेरियलाइज करने के लिए उसको बेचना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, कोई भी ऐसे एसेट्स हो, आपको आपको खाना खरीदना है, आपको चावल दाल कुछ भी खरीदना है, तो आपको वो स्टॉक्स वो आपको बेचना पड़ेगा। घर के लिए ट्रू नहीं है। घर पे आप रह सकते हो, या अगर आप कहीं और रहे होते तो आप रेंट दे रहे होते, या तो आप कहीं और रहते हो तो आप उसका रेंट खा सकते हो, और आपकी आपके घर की मालकियत पूरी बनी रहती है फिर भी, है ना। तो ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है कि आप इसको यूज़ करते हो। ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। टच फील सब है इसमें। और एक सिक्योरिटी की भी बात है। जैसे आपने अगर जामताड़ा सीरीज़ देखा हो, मतलब ये बहुत रेलिवेंट हो सकता है ना भी हो, लेकिन जामताड़ा सीरीज़ देखा हो तो क्या होता है, बंदे किडनैप करते हैं दूसरे को और फिर उसका मोबाइल लेते हैं, कहते हैं भाई पीटते हैं और ट्रांसफ़र करा लेते हैं पैसे। तो ये तो स्टॉक्स के लिए भी है, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, वो एक झटके में जा सकता है, राइट, एक फ्रॉड से या कुछ भी। और रियल स्टेट पर रियल स्टेट के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। फ्लैट ऐसे कोई आपसे नहीं ले सकता। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मुझे फील होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए, एक घर तो आप ले ही लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा घर के लिए मैंने जो वीडियो डाला था वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट वाला डाला था, राइट, कि आप रेंट खा रहे हो उससे। ये भी किया जा सकता है। मैंने उसमें भी कहा था कि अगर आप कंफर्टेबल हो ईएमआई के साथ तो आप करो। जैसे लेट से आपने एक घर खरीदा, 5-7 साल के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो उस घर में कि भाई मतलब उसके ईएमआई से कंफर्टेबल हो कि आप चाहो तो और भी पैसा लगा सकते हो, राइट। और थोड़ा ईएमआई हो, आप मतलब आप वेल विद इन योर लिमिट्स है, तो आप एक और फ्लैट में पैसे डाल लो, राइट, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लेवरेज तो एक मिल ही रहा है। तो अगर 20-25 साल का वर्किंग लाइफ देखा जाए, 25-30 साल का, तो इसमें आप आराम से 2 या 3 फ्लैट तो बना सकते हो, ठीक है। और इसमें मेरा पॉइंट ये था कि हाँ, तो है कि आपको म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में पैसे डालने हैं, बिल्कुल उसमें मनाही नहीं हो, तो डालना ही डालना है।
लेकिन आपको पूरा ए वर्सेस बी वाला डिबेट में नहीं जाना है, आपको लाइफ को इंक्लूसिव बनाना है कि भाई रियल स्टेट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक भी है, गोल्ड भी है, क्रिप्टो समझ में आता है तो क्रिप्टो में भी पैसे डालने हैं ना, वैसे बनाना है। मतलब देखिए, ए वर्सेस बी वैसा है कि यार कोई बोले खीर चाहिए गुलाब जामुन, ऐसा नहीं है ना, दोनों चाहिए आपको, राइट। तो वैसे ही है कि भाई घर भी हो और ये भी हो। और अच्छा, और तीसरा चीज़ जो कि लोग मिस करते हैं वो है कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन। जब आप घर खरीदते हो तो आपको उसका ईएमआई भरना ही भरना है, ये एक डिसिप्लिन है, राइट। पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आप सोचते हो कि मैं उतने ही पैसे डालूंगा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस है कि म्यूचुअल फंड जब डाउन हो रहा था तो हमने पैसे डालना उससे बंद कर दिया था, एसआईपी हमने रोक दी थी या ऐसा कुछ, राइट। या स्टॉक्स में तो आप बंद कर ही देते हो, राइट। तो कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन भी है, जब आप घर में पैसे डालते हो आपके पास एक कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन भी है कि आपको वो कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन भी आपको ग्रो कराता है, राइट। म्यूचुअल फंड में या आपको कुछ खर्चा करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, आप 2-4 महीने बंद कर दोगे अपने एसआईपीज़ वगैरह। लेकिन अगर आपने घर खरीदा तो आप ये नहीं कर सकते, तो वो कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन भी आपको ग्रो कराता है। तो केवल ये नहीं कर सकते हो आप कि आपने रेंट के जगह पे बस एसआईपी में डाल दिया वो पैसा और बोल रहे हो कि इतना ग्रो कर जाएगा, राइट। बहुत बार होगा जब आप एसआईपी में पैसे नहीं डालोगे, और वो हिडन कॉस्ट है जिसका मैं इनिशियली पता नहीं कर सकते। तो और कुछ है क्या? और कुछ लोग टैक्सेस की बात कर रहे थे कि यार रेंट पे टैक्स भी तो लगेगा। वो टैक्स बचाने के उपाय हैं, मतलब आप लोग इस पे खुद रिसर्च कर सकते हो और पता कर सकते हो, वो टैक्स बचाया जा सकता है। यही था पॉइंट, राइट। हमारे टैक्स का पॉइंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो पॉइंट होगा कि भाई म्यूचुअल फंड कैप मेटेरियलाइज करने के लिए आपको बेचना पड़ेगा, घर के लिए ट्रू नहीं है। पीस ऑफ माइंड हो गया, कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन हो गया। आई थिंक दीज आर द मेजर थिंग्स। अच्छा, और देखिए जैसे रेंटल यील्ड की बात कर रहे थे कि देखिए रेंटल यील्ड आप जितना छोटा घर खरीदते हो उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जैसे अगर मान लीजिए हमने बात की थी 1 करोड़ का फ्लैट है जिसका 40,000 रेंट या 42,000 रेंट आराम से मिल रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 6 करोड़ का विला ले लोगे तो उसका रेंट आपका कुछ 2,40,000 हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, राइट। आप जैसे जैसे प्रॉपर्टी का साइज़ बड़ा करते जाओगे आपका रेंटल यील्ड घटता जाएगा, है ना। जैसे 2 BHK अगर 40,000 पे चढ़ता है तो 3 BHK 50 पे चढ़ जाता है, 3 BHK 60 पे नहीं चढ़ता है ना। उस रेशियो में कई बार वो नहीं बढ़ रहा होता है प्राइस ऑफ फ्लैट के साथ। या फिर एक टीयर बी सोसाइटी में अगर रेंट 2 BHK का 40,000 है और टीयर ए में प्राइस उसका डबल है, बट फिर भी रेंट वहाँ 80,000 नहीं है 2 BHK का, रेंट वहाँ 60,000 ही होगा। तो अगर आप छोटा फ्लैट लेते हो ना, कम प्राइस का छोटा फ्लैट लेते हो यूजुअली, तो आपका रेंटल यील्ड उसमें आपको ज़्यादा मिलता है ना। इट्स लाइक सेम थिंग, राइट। कि आप वैगनार चढ़ाओ, वैगनार लगाओ आप ऊबर पे, राइट। वैगनार मान लीजिए 15 रुपये पर किलोमीटर है, और एक इनोवा वैगनार से 7-8 गुने महंगी है। बट 8 गुना रेंट उसका ज़्यादा नहीं है, राइट। उसका रेंट में भी 3 गुना या 2 गुना ही ज़्यादा होगा। तो ये कुछ वैसा ही एनालॉजी है, राइट। कि एसेट्स में आप प्राइस बढ़ाते जाते हो तो रेंटल यील्ड उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है, वो उसका रेंट का प्राइस वो घट रहा होता है, राइट। तो आप छोटा प्रॉपर्टी ले, और अगर आप अपने लिए भी घर ले रहे हो तो एक बहुत बड़ा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार ये एक ही घर लेंगे हम, बहुत मतलब कि एकदम आउट ऑफ देयर लिमिट्स बहुत महंगा घर लेना चाहते हैं। देखिए स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग एक आदमी जो अपने जीवन में अच्छा कर रहा है वो 2 घर खरीद लेता है अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो शायद आप भी खरीद लोगे। इसीलिए पहला घर जो आपको लेना है वो आपको वेल विद इन द लिमिट्स लेना है। कि अगर आप 2 करोड़ का घर अफोर्ड कर सक अगर आप 2 करोड़ आपका स्ट्रेच लिमिट है तो आप 1.5 करोड़ या 1 करोड़ का घर लो। 1 करोड़ आपका स्ट्रेच लिमिट है तो आप 70 लाख 60 लाख का घर लो, राइट। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको घर वर नहीं खरीदना है, तो फिर आपको अपना सैलरी वैलरी बढ़ाने पे काम करना है, राइट। आपको अपस्किल करना है, आपको सैलरी बढ़ानी है ना। और आपको घर जब लेना तो वेल विद इन द लिमिट्स लो, ताकि रेंटल यील्ड भी अच्छा मिले और एक बहुत एडिशनल बर्डन ना आए जीवन में। फिर कभी बड़ा घर ले लेना यार, अगर वैसा किस्मत ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, आपने मेहनत किया तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू।